सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़, जहां हम एक टॉपिक जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है उसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना और ताइवान की। तो हम देखेंगे कि क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में है और कैसे इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूएस ताइवान चाइना का क्या इशू है और इंडिया ताइवान का क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो हमें मेनलैंड चाइना की लोकेशन पता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं मेनलैंड चाइना और इसको बोलते हैं पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम मेनली चाइना के नाम से जानते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे ताइवान है, इसका पुराना नाम फार्मोसा आइलैंड था, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। इसके आसपास कंट्रीज़ हमें पता हैं, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ चाइना सी है, बहुत फेमस है, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, चाइना की वजह से ही बना रहता है। ये हमारा ईस्ट चाइना सी है, ये हमारा सी ऑफ जापान है और ये हमारा येलो सी है। सो ये लोकेशन है, दोनों बिल्कुल आसपास नेबर हैं, कंट्रीज़ हैं। तो एक जापान के लिए हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, एक डिटेल, जिसमें हमने बात की थी न्यू जापान की और कैसे जापान अपने आप को एक मिलिट्री पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में अपनी इसी सीरीज़ में डिस्कस किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस सेशन को देख सकते हैं। चलिए, तो अभी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ताइवान के प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं, विलियम लाए चैंगते। और जब वो चुने गए तो उस पर बीजिंग का रिएक्शन आया, बीजिंग मतलब चाइना का रिएक्शन आया। और चाइना का जो रिएक्शन आया, उसके बाद चाइना ने वहाँ पे ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, उसको हम देखेंगे। एक और कॉन्टेक्स्ट भी है कि अभी इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर चुनाव हुए, एनडीए ने सरकार बनाई। तो यही जो ताइवान के नए प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इलेक्शन पर, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लाई भी किया कि आपके वार्म मैसेज के लिए थैंक यू। और इस पर चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इसको आप इनको कैसे रिप्लाई कर सकते हो। तो हम इसकी भी स्टोरी देखेंगे कि चाइना को क्यों मिर्ची लग गई जब ताइवान ने हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया और हमने उनको थैंक यू बोला, राइट। तो दिस इज व्हाट चाइना इज रिस्पॉन्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ द ताइवान प्रेसिडेंट विलियम लाई। क्या कर रहा है चाइना? ताइवान के इर्द गिर्द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उसको डराने धमकाने और इंटिमिडेट करने के लिए। यहाँ पे ये चाइना है और ये यहाँ पे ताइवान के आसपास उसको डराने धमकाने और एक प्रेशर बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने के लिए ताइवान के आसपास ये कर रहा है। चलिए, द लार्जेस्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट पे ही हैं हम, लार्जेस्ट स्केल मिलिट्री ड्रिल नियर ताइवान आर टेकिंग प्लेस जस्ट आफ्टर विलियम लाई चेंगते ऑफ ताइवान रूलिंग डीपीपी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इसको भी हम देखेंगे कि जैसे एक कंट्री को अगर हमें समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, उसकी थोड़ी पॉलिसीज को समझना है, तो हमें थोड़ी सी उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डीपीपी है एक पार्टी और एक पार्टी क्या है, केएमटी। दो पार्टीज़ हैं वहाँ पे, डीपीपी एक पार्टी है और एक केएमटी पार्टी है। तो उन लोगों की पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है और उस पर चाइना का रिएक्शन क्या है, इसको हम समझेंगे तो हम किसी भी टॉपिक को बहुत डीप में समझ पाएंगे। In his inauguration speech, Lai vowed to defend Ireland's democracy and called upon China to end its military intimidation. और पीआरसी ने बोला है कंसीडर सेल्फ रूल ताइवान चाइनीज टेरिटरी। अच्छा, अब दोनों में रिलेशन क्या है चाइना और ताइवान में? बहुत सिंपल सी बात है कि ये चाइना, जब बड़ा वाला चाइना है, जो मेन लैंड चाइना, यहाँ पे अगर वापस आए तो मेन लैंड चाइना क्या कहता है? मेन लैंड चाइना कहता है ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, उसको हम किसी भी दिन जाके कैप्चर कर लेंगे। और ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है। हमेशा ताइवान को डर लगता रहता है कि कभी भी चाइना, जो इतना बड़ा कंट्री हो गया, वर्ल्ड का यूएस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है, वो किसी भी दिन हमारे छोटे से कंट्री को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, चलिए, राइट।
तो इसको समझने के लिए, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेट कैसे होता है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1911 में, जब वहाँ पे क्विंग डायनेस्टी हुआ करती थी। तो क्विंग डायनेस्टी 1911 में ख़त्म हुई। वो 1644 से वहाँ पे रूल कर रहे थे। फ्रॉम 1644 दे वर रूलिंग, और उनको अंत लाया सुनियत सेन ने। क्विंग डायनेस्टी का खात्मा हुआ, और सुनियत सेन जो फादर ऑफ मॉडर्न चाइना जिनको कहा जाता है, इंटरेस्टिंगली फादर इनको दोनों बोलते हैं, आरओसी और पीआरसी दोनों। इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आई। इनके 3 बहुत फेमस प्रिंसिपल्स थे, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, जिसकी बेसिस पे रेवोल्यूशन लाए और इन्होंने क्विंग डायनेस्टी को ख़त्म किया और रिपब्लिक की स्थापना चाइना में की। फिर चाइना में क्या हुआ कि सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर किसके बीच में हुआ? 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ, केएमटी और सीपीसी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। केएमटी मतलब कोमिंटोंग, इसको आप बोल सकते हैं नेशनलिस्ट वर्सेस द कम्युनिस्ट भी। ठीक है, इसके और डिटेल्स हैं सिविल वॉर कैसे हुआ, क्या हुआ, पर हमें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ताइवान के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए दैट वुड बी इनफ फॉर अस। सो सिविल वॉर हुआ केएमटी और सीपीसी के बीच में, जिसमें क्या हुआ कि हमारी जो दोनों के लीडर थे, सीपीसी के लीडर कौन थे? माओ जेडोंग, और केएमटी के लीडर कौन थे? चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक वर्सेस माओ जेडोंग एक फाइट हुई, सिविल वॉर हुआ, जिस सिविल वॉर में जीता कौन? सीपीसी जीता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीती, जो अभी भी चाइना में रूल करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? केएमटी रिट्रीट कर गया। जब वो हार गया सिविल वॉर में, तो वो कहाँ चला गया? मेनलैंड चाइना को छोड़ के ताइवान चला गया। सो ताइवान में जाके केएमटी पार्टी, जो पहले मेनलैंड चाइना की थी, समझिएगा, ताइवान में ऑलरेडी कुछ लोग रहते थे, बट ये मेनलैंड पार्टी गई चाइना में से ताइवान, और ताइवान पे उन्होंने फिर वहीं पे अपनी सत्ता इस्टेब्लिश की। उसको बोलते हैं आरओसी। ठीक, तो 1911 की रेवोल्यूशन हुई, जिसमें क्विंग डायनेस्टी को हराया गया। जो सुनियत सेन तो लीडर थे, और युंग सिकाई वहाँ के उस आर्मी के लीडर थे। इसको बहुत डिटेल में हिस्ट्री में जाएंगे या सिविल वॉर में समझेंगे तब ज़रूरत है, बट मोर और लेस हमें इतना समझना है, क्विंग डायनेस्टी खत्म हुई और सिविल वॉर की शुरुआत हुई। तो ताइवान, जैसा मैंने बताया, इट इज़ नोन एज द फॉर्मोसा आइलैंड, इट इज़ द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना पे है, और ताइवान ऑब्जर्व करता है अक्टूबर 10 को, डबल 10 एज इस नेशनल डे, जब मैंचू आर्मी अगेंस्ट द क्विंग डायनेस्टी उठ खड़ी हुई, क्विंग डायनेस्टी के अगेंस्ट। फिर चाइनीज सिविल वॉर हुआ, जो हमने समझा चियांग काई शेक ऑफ कोमिंटोंग पार्टी वर्सेस द माओ जेडोंग ऑफ द सीसीपी, नेशनलिस्ट वर्सेस द कम्युनिस्ट। नाउ अब क्या हुआ वहाँ पे? सुनियत सेन की ये किसने रिप्लेस किया? जैसा मैंने बताया, चियांग काई शेक ने रिप्लेस किया सुनियत सेन। वो सक्सीडेड बाय चियांग काई शेक, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट को के साथ उनका सिविल वॉर हुआ, फिर वो लोग रिट्रीट हुए। अब ताइवान की बात की जाए, तो ताइवान में फिर चियांग काई शेक जब रिट्रीट हुए तो वहाँ चले गए, तो वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलाई ताइवान में। फिर जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद डेमोक्रेसी, मार्शल लॉ लिफ्ट हुआ, वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हुए, और फिर वहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए, और एक पार्टी दूसरी पार्टी इलेक्शन में आना शुरू हुई। वहाँ बेसिकली 2 पार्टी हैं, जैसा मैंने बताया, डीपीपी और केएमटी। केएमटी मतलब वही कोमिंटोंग, जो 1911 में सुनियत सेन के समय थी। ठीक है, अब दोनों पार्टीज की बात की जाए, डीपीपी और केएमटी की, चूंकि मेनलैंड चाइना से ही बनी थी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के इस पार्टी के जो मेन लोग हैं या मेन सपोर्टर्स हैं, वो कौन है? वो माइनॉरिटी मेनलैंड चाइनीज़ हैं, जो वहाँ से रिट्रीट करके ताइवान में आए। ठीक है, जो वहाँ से रिट्रीट करके ताइवान में आए। और जो डीपीपी पार्टी है, वो आइलैंड में जो पहले से रहते थे, दैट इज़ हक्का इनहेबिटेंट्स। ठीक, और यही उनकी पॉलिसीज़ में भी दिखता है, इसको हम समझेंगे। तो ये 2 पार्टीज़ हैं। तो अगर इनकी पॉलिसीज़ देखी जाए, पॉलिसी क्या देखी जा सकती है? टुवर्ड्स चाइना देखी मेनली जा सकती है। तो जैसे कोमिंटोंग इज़ प्रो चाइना कहना चाहिए, प्रो सिंपैथेटिक चाइना के हैं। सो जैसे कि वो कहेंगे कि ठीक है भाई, चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, इकोनॉमिक डिपेंडेंस अगर बहुत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, हमें इंटरनेशनली ऐसा नहीं करना चाहिए कि चाइना को एम्बैरेसमेंट हो। इसको आप समझना ज़रूरी है दोनों पार्टियों को, क्योंकि इससे रीसेंट बिहेवियर पता चलता है। ठीक, सो ये कोमिंटोंग की बात है। और
वो क्या करते हैं, ये अपनी इस्टेब्लिश करते हैं कि हम लोग मेनली चाइनीज़ हैं। वो अपनी चाइनीज़ कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो तैवानीज़ आइडेंटिटी की बात तो करते हैं, लेकिन वो मेनली क्या कहते हैं, हम चाइनीज़ हैं, मेनलैंड चाइना की ही पार्ट हैं। और डीपीपी पार्टी क्या है, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ये क्या कहेंगे, ये एंटी चाइना रहेंगे। तो ये चाइना से हमेशा कहेंगे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट कंट्री दो। चाइना से कहेंगे ज़रा अपनी औकात में रहो, हम भी एक कंट्री हैं, छोटे कंट्री हैं, तो क्या हमारी भी सोवरेनिटी है, हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो। आप अपने पे ध्यान दो, हमें अपने पे ध्यान देने दो। तो ये डीपीपी कहेगा। और जो रीसेंट प्रेसिडेंट कौन है, डीपीपी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक, चैंग थे। तभी इनका जब इलेक्शन हुआ तो चाइना को क्या लगी, मिर्ची लगी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसको चाइना बहुत पसंद नहीं करती। ठीक है, तो ये डीपीपी हो गई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इनके अगर स्टैंड देखे जाएं तो अप्रोच टू सोवरेनिटी, एक एक करके देखते हैं। सो डीपीपी एम्फेसाइजेस ताइवान सेपरेट आइडेंटिटी और रेसिस्ट एनी मूव्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, जबकि केएमटी कहता है वन चाइना। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, डीपीपी इकोनॉमिक डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहता है और वो बढ़ाना चाहता है। इंटरनेशनल रिलेशन, डीपीपी क्या चाहता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहता है चाइना का, कि चाइना का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बढ़े। और वहाँ पे केएमटी क्या चाहता है कि भाई कॉशियस अप्रोच रखो, थोड़ा चाइना को प्रोवोक वगैरह मत करो। फिर उसके बाद यूएस के साथ कॉपरेशन कौन चाहेगा, ज़्यादा कॉपरेशन डीपीपी चाहेगा, केएमटी इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहेगा। तो एक बार यदि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम समझ लेते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ कैसी होंगी, उसकी पॉलिसीज़ किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर इशू पर क्या पॉलिसीज़ होंगी और उस पर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या होंगे। तो मोर और लेस अगर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी की, सो इट हेल्प्स अस टू इस्टेब्लिश द ट्रैजेक्टरी फॉरवर्ड। चलिए, तो उसके बाद समझते हैं वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या चीज़ है। तो वन चाइना पॉलिसी कहती है, ये है एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी चाइना की, मेनलैंड चाइना की। वो कहती है इन विच द कंट्रीज रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट। मतलब कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, एवरी अदर कंट्री दे रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ओनली वन चाइना। वन चाइना मतलब केवल मेनलैंड चाइना है और ताइवान नाम की कोई एंटिटी नहीं है, आरओसी नाम की कोई एंटिटी नहीं है। दैट विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना, राइट, एंड इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द चाइनीज फॉरेन रिलेशन। अब समझ में आया आपको। चाइना कहती है कि केवल वन चाइना पॉलिसी अपनाइए, मतलब हम ही चाइना है, अगर आपको हमारे साथ रिलेशनशिप रखनी है तो आपको वन चाइना पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और वन चाइना पॉलिसी मतलब हम ही हम हैं, आरओसी कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, मेनलैंड चाइना की, कि ताइवान हमारा पार्ट है। और उसको यूएस ने भी 1979 के बाद से रिकॉग्नाइज़ किया, इंडिया इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। इसीलिए यूएस और इंडिया के ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं हैं, इसको समझिए। तो वन चाइना पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द पीआरसी, कि भाई established democratic relationship with PRC must acknowledge its claim that there is only one China and that Taiwan is part of China. It involves severing official diplomatic ties with Taiwan. ताइवान के साथ जो आपके टाइज हैं उसको कम करिए, ठीक, उसके साथ आपको डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखने हैं। फिर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द आरओसी। Under one China policy, PRC does not permit countries to have official diplomatic relationship with both PRC and the ROC. दोनों के साथ आप नहीं रख सकते। और यूएन मेंबरशिप भी क्या है, दैट इट इज द पीआरसी विच इज दिस लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना एंड ताइवान इज नथिंग, ठीक। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं यूएस की रिलेशनशिप विथ चाइना एंड ताइवान। अब इसको थोड़ा हमें समझने के लिए थोड़ा सा कोल्ड वॉर समझना पड़ेगा। देखिए, यूएस क्या था, कैपिटलिस्ट ग्रुप में था कोल्ड वॉर में, बहुत ब्रीफली। और चाइना क्या था, कम्युनिस्ट ग्रुप में था। भाई 1945 के बाद, 1949 के बाद जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गई, उसके बाद चाइना, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट आ गए और कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में लड़ाई थी कोल्ड वॉर में। तो कम्युनिस्ट रशिया था, यूएसएसआर था, और कैपिटलिस्ट यूएस था। तो इनिशियली तो चाइना और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे, इसको बहुत ब्रीफली समझिए, जैसे जैसे रशिया और चाइना के रिलेशनशिप थोड़े से खट्टे होते गए या बहुत क्लोज नहीं रहे। कोल्ड वॉर किसके किसके बीच था, रशिया और यूएस के बीच में। तो जैसे जैसे ये रिलेशनशिप वीक होते गए,
वैसे वैसे यूएस ने क्या कोशिश की कि कैसे हम चाइना को अपने एम्बिट में ले आएं। प्लस चाइना दिख रहा था कि धीरे धीरे एक बड़ा कंट्री बनेगा, साइज में तो बड़ा था ही था, पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा था, तो ऑब्वियसली उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। और यदि यूएस चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लेता है तो रशिया के खिलाफ भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। तो क्या हुआ, उसी कॉन्टेक्स्ट में रिचर्ड निक्सन 1972 में चाइना गए। ठीक, तो रिचर्ड निक्सन गए, इसमें आप लोग एक चीज़ पढ़िएगा, होमवर्क फॉर यू, दैट इज पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, इसको हम जब कभी कोई डिटेल में हम चाइना और यूएस रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रिचर्ड निक्सन 1972 में वहाँ गए और उन्होंने शंघाई कम्युनिके साइन किया, जहाँ पे दोनों ने कहा कि हम अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि उसके पहले जैसा मैंने बताया कोल्ड वॉर की वजह से रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल नहीं थे। फिर कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी यूएस की, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस वाज पार्टली ड्रिवन बाय द स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, है ना, ताकि काउंटर बैलेंस कर सकें यूएसएसआर को। और ताइवान की तरफ क्या हुई यूएस की पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस की, कि भाई हम तुम्हें वेपन भेजेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब करेंगे, हम वन चाइना पॉलिसी को मानेंगे, क्योंकि हमें चाइना के साथ रिलेशनशिप रखना है। ठीक, तो इसलिए ताइवान के साथ वहाँ से रिलेशनशिप यूएस के चेंज हो गए। चेंज कैसे हुए, वो ऑफिशियल रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से हटके एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप बन के रह गए। बट उसका भी बेसिस बना, उसका बेसिस ये दो चीज़ें हैं, ताइवान से रिलेशन एक्ट एंड 6 एश्योरेंसेज। तो यूएस ने ताइवान को 6 एश्योरेंस दिए हैं एक तरीके से, अभी हम देखेंगे कि एश्योरेंस। तो ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, यूएस कांग्रेस ने ये एक्ट पास किया, इट इज़ द लीगल बेसिस फॉर अनऑफिशियल रिलेशनशिप विद ताइवान, इंश्योरिंग दैट यूएस वुड असिस्ट ताइवान डिफेंसिव कैपेबिलिटी। तो ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे, पर यह है कि हम ऑफिशियल रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रख पाएंगे। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, एक डी फैक्टो एम्बेसी तो बनी। डी फैक्टो मतलब प्रैक्टिकली यस, बट लीगैलिटी में कोई एम्बेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो ये 6 एश्योरेंसेस की बात की गई, दैट इसको एक एक देखिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नॉट एग्री टू सेट अ डेट फॉर एंडिंग आर्म्स सेल टू ताइवान, कोई ऐसी एंड डेट नहीं है, मतलब कि हम ताइवान को आर्म्स देते रहेंगे। अब खुद सोचिए, ताइवान क्या है, चाइना का आर्च एनिमी है, एक दूसरे के आर्च एनिमी हो गए। तो ताइवान को अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, और यूएस क्या है, सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वेपन का। तो इसलिए यूएस ने कहा कि हम आपको वेपन्स बेचते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस एग्रीड नॉट टू कंसल्ट विद पीआरसी ऑन आर्म सेल्स टू ताइवान। अगर यूएस को ताइवान को बंदूकें बेचनी है, आर्म्स बेचने हैं, तो चाइना से वो बात नहीं करेगा। तीसरा, यूएस मीडिएशन का रोल नहीं प्ले करेगा ताइवान और ताइपे के बीच में। अगला, यूएस हैज़ एग्रीड टू रिवाइज द ताइवान रिलेशन एक्ट। अगला, यूएस हैज़ नॉट अल्टर्ड पोजीशन रिगार्डिंग द सोवरेनिटी ओवर ताइवान, मतलब कि हम भले ही हमने अनऑफिशियल रिलेशनशिप हो गई, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपकी सोवरेनिटी नहीं है, ताइवान आप भी एग्जिस्ट करते हो, चाइना आप तो हो ही हो। एंड यूएस विल नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ताइवान टू इंटर निगोशिएशन विद द पीआरसी। यूएस ताइवान से नहीं कहेगा कि आप पीआरसी के साथ निगोशिएशन करो, मतलब यूएस किसी भी तरीके का मीडिएशन रोल नहीं प्ले करेगा। यूएस विल नॉट प्ले एनी रोल विद रिस्पेक्ट टू द मीडिएशन। अच्छा, ताइवान को अगर अपनी सोवरेनिटी और अपना मेंटेन करना है चाइना के अगेंस्ट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू इंश्योर दैट देयर डिफेंस स्पेंडिंग इज गुड। अदरवाइज क्या होगा कि चाइना कभी भी आके, जैसे अभी हमने देखा कि मिलिट्री थ्रेट देता है, इंटिमिडेट करता है, तो उनको अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ पे काफ़ी होन अप करना पड़ता है। अपने बजट का 2 से 2.5% दे हैव टू स्पेंड ऑन द डिफेंस स्पेंडिंग। फॉर रेफरेंस, जापान की अगर बात की जाए, तो जापान हमने पढ़ा था अपने सेशन में कि जापान हिस्टोरिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 1% से भी कम खर्च कर रहा है, और अब वो 1.5% की तरफ जा रहा है जब वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ताइवान की एक स्ट्रेटजी है, इसको बोलते हैं पॉक्यूपाइन स्ट्रेटजी। पॉक्यूपाइन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, जैसे पॉक्यूपाइन होता है, ये पॉक्यूपाइन होता है, जैसे ही उस पर एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो उसके जो फेदर्स होते हैं वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई अटैक करने आया, कोई टाइगर आया या कोई भी प्रेडेटर आया उसको खाने के लिए,
तो क्या होता है, वो अपने ऐसे पंख खड़े कर देता है जिससे कि अगर कोई अटैक करे तो भले ही वो जीत जाए बट उसको भी लॉस हो, तो उसके जो कील होते हैं गड़ जाते हैं दूसरे प्रेडेटर के अंदर। तो इसी को बोलते हैं पॉक्यूपाइन स्ट्रेटेजी। इसको आप समझिए, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है। अब छोटा सा कंट्री अगर वो अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो इसीलिए उसने इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है। इसे कुछ कंपोनेंट समझिए। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। भाई चाइना के साथ अगर लड़ाई होगी तो क्या वो सिमेट्रिक वॉरफेयर में कभी लड़ पाएगा जब दोनों बराबर आमने सामने गोला बारूद रह के खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस, उसको चाहिए गुरिल्ला टैक्टिक्स की अचानक अटैक करना, एम्बुश करना। चाइना के जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको तोड़ने के लिए छोटी छोटी मिसाइल, वेरी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, मतलब काफ़ी जो अंडर वाटर उनका डिफेंस सिस्टम है वो मेंटेन होना चाहिए। डिनाइल ऑफ क्विक विक्ट्री, अगर मान लीजिए कि चाइना ने एंट्री कर भी ली तो भी उसको क्विक विक्ट्री ना मिले, इतने लेयर्स ऑफ उनको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो डिफेंस में क्या है, लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर है कि आउटर लेयर है, फिर वन लेयर, फिर आखिरी लेयर, एंड आखिरी लेयर उनकी सिविलियन डिफेंस, उसको बोलते हैं टोटल डिफेंस। तो सिविलियन डिफेंस पे भी वो काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, उसको देते हैं। मोबिलिटी पे फोकस करते हैं। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द पॉक्यूपाइन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से दे कैन मेंटेन देयर डिफेंसेस अगेंस्ट द माइट ऑफ द चाइनीज माइट के अगेंस्ट कैसे वो अपने ये सब चीज़ वो मेंटेन कर सकें। राइट। तो कमिंग बैक टू द इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया और ताइवान रिलेशनशिप, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा रीसेंट कॉन्टेक्स्ट कि ताइवान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि कैसे सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के बाद वो लोग ताइवान आ गए, और ताइवान के अंदर क्या हुआ, ताइवान की दो पार्टी कौन सी हैं, डीपीपी और केएमटी, और डीपीपी के ही प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट हुए, इसीलिए चाइना को ज़्यादा मिर्ची लग गई। राइट। तो इसी तरीके से इंडिया की बात की जाए, अब हमको भी पता है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं। राइट। बॉर्डर इश्यूज हैं एंड ट्रेड इश्यूज हैं, सो मेनी इश्यूज आर देयर। Hence, Taiwan becomes an important part of India's foreign strategy to, let us say, चाइना को परेशान करने के लिए। जैसे चाइना क्या करता है, कभी कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एनालॉजी में देना चाहता हूँ, जिसे इंडिया को गुस्सा आता है जब चाइना कोई स्टेटमेंट देता है कश्मीर पे, तो इंडिया को गुस्सा आता है। उसी तरीके से, या जब इंडिया कोई स्टेटमेंट देता है तिब्बत पर, या इंडिया कुछ करता है ताइवान के साथ, तो चाइना को गुस्सा आता है। सो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। सो इसको बोलते हैं मिल्क टी अलायंस। तो हमारे कोई, जैसा मैंने बताया कि हम भी क्या फॉलो करते हैं, वन चाइना पॉलिसी। वी फॉलो द वन चाइना पॉलिसी। तो जब अगर हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स, है ना। सो बोथ कंट्रीज डू नॉट हैव एन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसको मानते हैं, पीआरसी को ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं, पर हमने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और अपने लोग वहाँ रख रखे हैं। ठीक। हमारे इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली चाइना के और ताइवान के साथ क्या है, कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज ताइवान इज़ वेरी वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, और चाइना की वजह से इंडिया के अच्छे रिलेशंस भी हैं ताइवान के साथ, ट्रेड अच्छा होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छा है, कल्चरल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है चाइना इसके साथ, ताइवान के साथ। एंड इम्पॉर्टेंटली जब इंडिया इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, हमने जापान के साथ भी जो पढ़ा था इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक की जब बात आती है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन की, तो ताइवान बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ताइवान हमने देखा उसकी लोकेशन का है, साउथ चाइना सी में है ना, और चाइना के बिल्कुल बगल में, चाइना का एक तरीके से दुश्मन है। So there is an important component that Taiwan will play in the Indo-Pacific strategy, right? The common concern is led to caution growing strategic alignment. The common concern being China. ठीक। डिफेंस कॉपरेशन ऑब्वियसली कोई फॉर्मल डिफेंस रिलेशनशिप नहीं है, पर इनफॉर्मल डिस्कशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों कंट्रीज की होती रहती है। सो दिस इज व्हाट इंडिया एंड ताइवान रिलेशनशिप इज। नाउ लास्टली अगर हम देखें कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि क्यों चाइना ने, अब मुझे लग रहा है आप लोग ये समझ गए होंगे कि वाई चाइना ऑब्जेक्टेड, मोदी जी ने जो थैंक यू बोला या उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्यों किया, क्योंकि चाइना बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी, और इंडिया अगर उनको रिप्लाई करता है तो इंडिया इन अ वे रिकॉग्नाइजेस ताइवान, राइट, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे। तो वो क्या करता है, चाइना को गुस्सा आता है उस चीज़ पे, राइट।
तो इसीलिए चाइना को मिर्ची लगा और चाइना ने उस पर ऑब्जेक्ट किया. सो ये सब हमें कॉन्टेक्स्ट या फिर रीसेंट न्यूज़ ऐसी चलती रहती हैं. इट मेक्स मोर सेंस व्हेन वी हैव अ डेप्थ टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. एंड इट विल हेल्प अस इन द फ्यूचर कोर्स कि भाई जब ऐसा कोई फिर से इशू ताइवान पर आएगा या चाइना पर आएगा, नाउ वी हैव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्या इशू है. सो व्हेन द नेक्स्ट इशू कम्स और या नेक्स्ट न्यूज़ कम्स, सो वी मेक अ बेटर सेंस ऑफ इट. तब हमें बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड दैट इंक्रीजेज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, राइट. सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन फॉर टुडे फॉर इंडिया वर्सेस ताइवान. विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ वेरी, आई विल से, अ गुड एस्पिरेंट और मेहनती एस्पिरेंट हैं. सो वन ऑफ आर इनिशिएटिव दैट इज इनकाउंटर विद ऐसे, तो हम आप ये ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड द बॉयज विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स. तो आप लोग इस ऐसे को लिखिए और इस ऐसे, ये ऐसे है यूपीएससी जीएस 2023 का, और हमें आप भेजिए. वी विल इवेलुएट इट विद इन 5 days. आप जब भेजेंगे, और ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हैं, हमारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एंड आप लोग लिखेंगे तो हम लाइव जूम सेशन से इसको इवेलुएट करेंगे, आपके सामने ही इवेलुएट करेंगे, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the topic as well as a good approach to approach such kind of essays. So with this we'll finish our session. Thank you everyone.